गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, या फिर जो भी टाइम हो रहा है जिस टाइम पर आप लेक्चर देख रहे हो उसी टाइम के अकॉर्डिंग यू आर हार्टली वेलकम। एंड आप विजन साइंस अकेडमी जो एक अलवर का ऑफलाइन सेंटर है उसके यूट्यूब चैनल पे या फिर दूसरे सोर्सेज पे आप देख रहे हो उस पर आपका वेलकम। देखो, रिसेंट जैसे कल 12th क्लास का रिजल्ट भी आ गया है, कुछ दिन पहले नीट की एग्ज़ाम भी हो गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा भी पॉजिटिव आगे वे होगा ना पढ़ने का, तो उसके बारे में हम यदि छोटी सी बात करना चाहे तो मतलब देखो, जैसे बच्चे की कुछ बच्चों की परसेंटेज कम बन रही है, कुछ की ज़्यादा बन रही है, बट दिस इज नॉट मैटर ऑफ टॉकिंग ना। तो आपका फोकस अब कहाँ होना चाहिए? यू जस्ट चूज ए न्यू टारगेट। यदि आप मतलब जैसे नीट में हैं तो आप एक नीट का एक टारगेट रख लीजिए एंड वर्क ऑन इट और आप एक अचीव कर लेंगे, ठीक है। और जैसे जेई में है तो यू कैन फोकस ऑन द जेई, तो तुम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ही मतलब इसी चैनल पर आपको जैसे नीट के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको रोज एक लेक्चर मिलेगा जिसमें हम किसी एक अच्छे से पॉइंट को रोज पढ़ेंगे। पॉइंट छोटा होगा और लेवल उसका मतलब हम ओपनली बोल सकते हैं कि उसका लेवल एक मोस्ट बेस्ट लेवल पे होगा। मैं जितेंद्र चौधरी आपको उस पॉइंट को रोज जूलॉजी से रिलेटेड पॉइंट को रोज आपको एक अच्छे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा हम लोग चालू करते हैं। जैसे आज का पॉइंट हम पढ़ना चाहते हैं बेटा, आज का पॉइंट होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। एनसीईआरटी में चैप्टर वेरिएशन के अकॉर्डिंग तो ऊपर नीचे होता रहता है, बट एक ह्यूमन फिजियोलॉजी या फिर ये है मतलब ह्यूमन प्रोडक्शन मतलब बेबी जो पॉइंट है ना उसमें बहुत अच्छा स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है। तो उसमें एक जैसे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हमारे को पढ़ना है जैसे स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे हमारे को पॉइंट पढ़ना हो तो हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ, आई हैव टू चेंज द कलर ऑफ पेन ना, तो मतलब हाँ ठीक है बेटा। तो हमारे को आज जो पॉइंट पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये पॉइंट हम लोग आज पढ़ना चाहेंगे, तो मैं बेटा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, है ना। कि सर स्पर्म का स्ट्रक्चर बताने की क्या जरूरत है? स्पर्म का स्ट्रक्चर बताने की क्या जरूरत है? तो देखो बेटा, स्पर्म एक मेल का वो जो हाफ आइडेंटिटी ट्रांसफर होता है फीमेल वजाइना के अंदर और आगे जाकर जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा अपनी हमारी मतलब वो ना बेसिस ऑफ द मेल की पेलोइडी लेकर आगे जाएगा वो। तो हम उस पेलोइडी की बात कर रहे हैं ना। तो हमारी तरफ से जो मेल का जो जेनेटिक ऑर्डर शिफ्ट होता है जाइगोट के अंदर, वो शिफ्ट किया जाता है किसके द्वारा? स्पर्म के द्वारा, ठीक है। तो बेटा मेरा जो मतलब स्ट्रक्चर है, मेरा पढ़ाने का तरीका है वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, बट मतलब हम लोग अब क्या जानना चाह रहे हैं? हम लोग सर स्पर्म का स्ट्रक्चर जानना चाह रहे हैं, ठीक है। वी हैव टू ड्रॉ, मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करके बता दूं आपको किस प्रकार से ड्रॉ होता है, ठीक है। देखो चलो बात करते हैं स्पर्म कैसा होता है। सर स्पर्म का जो आपने स्ट्रक्चर बताया है, जैसे मान लीजिए ऑफलाइन क्लासों में मतलब ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो जैसे हमारे बच्चे भी देखेंगे उनके लिए भी वही पॉइंट है कि जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक हेड होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है जिसको हम डीएनए का मतलब एक होम बोल सकते हैं ना, और एक नीचे पीछे टेल होती है। टेल के अलावा कुछ और भी पॉइंट भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं। तो ये बारे में बात करते हैं ना, हम हमारे जो मेन पॉइंट होगा वो लोग हम अब उसको ड्रॉ करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्पर्म का हेड ड्रॉ करते हैं। स्पर्म का जो हेड होगा बेटा वहां पर, तो मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूं इसको। स्पर्म का जो हेड होगा वहां पर एक प्रकार के केमिकल्स स्टोर्ड रहते हैं। सर केमिकल्स का क्या काम होगा? हम लोग इसके जो वर्क फंक्शनिंग होती है वो भी हम इसको साथ में देखते जाते हैं। फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ बेटा, तो जो इसका वर्क फंक्शनिंग होगी वो भी देखते जाते हैं। इसका नाम क्या है बेटा? इनका नाम होता है एक्रोसोम। क्या नाम होता है? एक्रोसोम। सर काम क्या करेंगे बेटा? देखो होता क्या है कि एग आपका जो एग मतलब फीमेल की तरफ से आता है, इसको क्या करते हैं? पेनिट्रेटिंग कर देंगे, तोड़ेंगे और उसमें जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा अपनी आइडेंटिटी उसके अंदर रखेंगे और बाद में जाकर बच्चा मिल जाएगा। ये क्या है बेटा? एक्रोसोम। अब वो किसी बात है सर सेल के तो पार्ट है ना, स्पर्म क्या है? सेल ही तो है। जब सेल है तो एक्रोसोम क्या है? समझो एक्रोसोम एक सेल का पार्ट है, इस सेल के हेड के अंदर रहेंगे। सर सेल किसको बोल रहे हैं? सर सेल बोल रहे हैं स्पर्म को, सेल बोल रहे हैं स्पर्म को। तो जब स्पर्म की जो कवरिंग होगी वो हमारे लिए क्या होगा? सेल का मेम्ब्रेन होगा। तो सेल का मेम्ब्रेन हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है।
अब देखो बात सुनो कि बेटा जैसे मान लो कि एक पॉइंट और बताया जाता है सर, जो आपका एक्रोसोम है, एक्रोसोम वाला जो सब्सटेंस है वो उसकी आउटर लेयर और आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कॉमनली क्या बोला जाता है? इन दोनों के लिए हम अटैच पढ़ना चाहें तो अटैचमेंट को क्या बोला जाता है बेटा? उस अटैचमेंट को बोला जाता है गेलिया कैपेटिस। उसको बोला जाता है गेलिया कैपेटिस, गेलिया कैपेटिस। ठीक है, ये सर देखो मतलब ये जो तीन पॉइंट है एक्रोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इनको साथ में क्या बोला जाएगा? गेलिया कैपेटिस। ठीक है, मैं इसको थोड़ा स्पेलिंग कर देता हूं बेटा, माने तो गेलिया कैपेटिस बोला जाएगा। अब देखो मेरी बात सुनो, यहां पर कुछ प्रोटीन रहते हैं। सर प्रोटीन का क्या काम होगा यहां पर? तो बेटा देखो प्रोटीन का यहां पर जो काम होगा वो होगा आपके स्पर्म के हेड को रिजिडिटी देना। कि सर रिजिडिटी का क्या जरूरत है? रिजिडिटी का क्या जरूरत है? आप सोचने वाला क्वेश्चन है ना, रिजिडिटी का क्या जरूरत है? तो आप इसे कुछ समझ सकते हो कि देखो आप समझो कि जब आपके स्पर्म क्या करेगा, एग को पेनिट्रेट करेगा, तो यदि ये वाला हिस्सा हल्का होता तो क्या होता है? देखो इस प्रकार से लूज हो जाता। पर इस हालात में कभी भी स्पर्म इस एग को, जो जिस एग से जाकर भिड़ेगा उसको क्या नहीं कर पाएगा? तोड़ नहीं पाएगा, उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। सो वी रिक्वायर सम सपोर्ट, है ना, सम सपोर्ट। तो वो सपोर्ट हमारे को यहाँ पर ये वाले प्रोटीन के बने फिलामेंट देंगे, जिनको अपन बोलते हैं परफोराटोरियम, जिनको अपन बोलते हैं परफोराटोरियम, जिनको अपन क्या बोलेंगे? परफोराटोरियम। ठीक है, अब देखो बेटा परफोराटोरियम, अब हम क्या करेंगे? देखना बेटा, अब हम क्या करेंगे? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आगे बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली बात है सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आएगी। अब देखो परफोराटोरियम की जस्ट नीचे, परफोराटोरियम की जस्ट नीचे यहां पर होगा बेटा आपका न्यूक्लियस, आपका न्यूक्लियस जो स्पर्म की मोस्टली आइडेंटिटी को कैरी करेगा। ठीक है सर, स्पर्म की मोस्टली आइडेंटिटी को क्या मान सकते हैं हम लोग? मोस्टली आइडेंटिटी को हम मान सकते हैं जो डीएनए का पार्ट कैरी करेगा। तो डीएनए के पार्ट के लिए हम क्या होंगे? डीएनए का पार्ट के लिए हम क्या होंगे? सोच के देखो, आप पैलोइड जो रखते हैं, हैप्लॉइड मतलब आपका जो कैरेक्टर्स है उनको ट्रांसफर करेंगे, वो सारा नेचर यहाँ पर होगा। चलो बताओ क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में सोच के देखो, न्यूक्लियस में हमारे जो मान लो डीएनए की बात करें, हमारे डीएनए में क्या क्या होता है? सर हमारे डीएनए में होता है क्रोमेटिन और हिस्टोन। बट सर हिस्टोन तो भारी होगा ना, और आपने बोला था कि हिस्टोन तो बिल्कुल हल्का होना चाहिए, स्पर्म तो बिल्कुल हल्का होना चाहिए, नहीं तो ये आगे जा ही नहीं पाएगा, ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। तो बेटा जो क्रोमेटिन के साथ में कौन आ जाएगा? क्रोमेटिन के साथ में आ जाएगा यहां पर प्रोटामीन। कौन आ जाएगा? प्रोटामीन। सर प्रोटामीन जो ये हिस्टोन की जगह बेटा प्रोटामीन हल्का होता है, और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो स्पर्म है वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए ताकि ये अपने लोकेशन पर पहुंच पाए, जो इसकी पर्टिकुलर लोकेशन है ना जहां पे इसको पूछना है। भाई देखो होता है कि सर स्पर्म को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि हाईली विग्रस मोटाइल होता है ताकि इसको एग तक पूछा जाए जो फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है, और ये डिस्टेंस इसके लिए बहुत लंबी होती है। तो हम इसको जानबूझकर हल्का बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हल्का बनाएंगे। तो आप इसे समझ सकते हो कि जो आपका इसका हिस्टोन प्रोटीन था, इसको ही हमने बदल दिया, तो हम लोग इसके साथ में बहुत कुछ करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आगे कैरी कर रहा हूं। देखो बेटा यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये बोला जाएगा इसका हेड, ये बोला जाएगा इसका हेड, ये बोला जाएगा इसका हेड। ठीक है सर, ठीक है समझ आ गई, ये हेड आ गया। अब देखो बेटा आगे देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। हेड के नीचे सर, हेड के जस्ट नीचे यहां पर बेटा होते हैं सेंट्रियोल। सर कितने होंगे बेटा? 2। तो सर आपने तो जब हम लोग स्पर्म की बात कर रहे थे, नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे थे, तब तो आपने एक ही बताया था। नहीं बेटा वो जस्ट बोला गया था यहाँ पर 2 होते हैं, दोनों के काम अलग अलग होंगे। जैसे जी वाला जो आपका सेंट्रियोल होगा, तो कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर वाला सेंट्रियोल होता है, तो कोई ऊपर वाला पार्ट होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोक्सिमल। ठीक है सर, जो नीचे वाला होगा उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? नीचे वाला जो होगा उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डिस्टल। दोनों क्या हो जाएंगे बेटा साथ में? सेंट्रियोल। दोनों क्या हो जाएंगे? सेंट्रियोल। ठीक है, बताओ सर इनका काम क्या होगा? देखो ऊपर वाला जो सेंट्रियोल है ना बेटा, ऊपर वाला सेंट्रियोल ये क्या करेगा? सोच के देखो सर, ये फीमेल के एग का डिवीजन या सेगमेंटेशन कंप्लीट कराएगा।
याद करो, आपको पता होगा कि जो फीमेल का एग होता है वो मतलब सेकेंडरी उस साइड के मेटाफेज के अंदर अरेस्ट होके आता है, तो उसका फर्ज जो डिवीजन करा रहा है ना, वो डिवीजन कौन कराता है? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। तो नीचे वाला क्या करेगा बेटा? नीचे वाला जो आपका सेंट्रियोल है वो इसी स्पर्म की टेल का फॉर्मेशन करेगा, इसी स्पर्म की टेल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है सर, ये आ गई टेल जो स्पर्म को मूवमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है सर, आप थोड़ा इसको मतलब मैं कलर्ड कर देता हूँ, कलर्ड क्या लाइन शो कर रहा हूँ। ठीक है सर, बताओ इसका नाम क्या होगा? बेटा इसका नाम होगा एक्सोनिम या एक्सेल फिलामेंट। ठीक है, आगे बस सर यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है ना, मतलब इशू वाली बात क्या है कि देखो एक्सोनिम का फॉर्मेशन यहाँ पे बोल रहा है डिस्टल सेंट्रियोल कर रहा है। ठीक है सर, हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको आप एक अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर बेटा क्या होगा? देखो नेक बन रही है, छोटी सी नेक बन रही है, और ये वाला पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? नेक ऑफ स्पर्म। ठीक है, हेड ऑफ स्पर्म, नेक ऑफ स्पर्म हो गया। ठीक है, ये सर बिल्कुल अच्छी बात है, हमारे समझ आ रही है। यहाँ देखो अब ये बेस बन रहा है ना, इसकी नेक का बेस बन रहा है ना, इस बेस के पॉइंट पर या लोकेशन के ऊपर समझने की कोशिश करना है, एक बार समझने की कोशिश करना है। इसी पॉइंट के ऊपर जो आपके एक्सोनिमा है उसके चारों तरफ 9 प्रोटीनियस फिलामेंट, सॉलिड फिलामेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस प्रकार से मान लो ये आपके एक्सोनिमा है, इसके ऊपर जैसे देखो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर इधर ऐसे 9 फिलामेंट प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जो प्रोटीनियस फिलामेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा क्या 9 फिलामेंट प्रेजेंट हो गए। अब बात समझने का आराम से देखना, जैसे सर इन फिलामेंट्स को हम लोग यदि आइडेंटिफाई करना चाहें तो इसका नाम हम क्या लिख देंगे? 9 सॉलिड फिलामेंट या प्रोटीनियस फिलामेंट। बात करेंगे आगे, देखो है ना। अब बात करते हैं सर, आपने ये भी बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पर इसे एक बात बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया होने का क्या मतलब है? भाई आप क्या बोल रहे हो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तो फीमेल लेगी? नहीं बेटा, इसका अपन बात कर रहे हैं ना, मतलब इसका स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो बेटा कभी भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो नहीं करेगा। किसमें जाकर? मतलब जाइगोट के अंदर जाकर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कोई रखेगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी फीमेल से ही आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी फीमेल से ही आएगा। पर सर आप एक चीज सोच सकते हो, फिर माइटोकॉन्ड्रिया का काम बेटा इसको एनर्जी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस स्पाइरल बाइंडिंग के रूप में प्रेजेंट रहता है, जिसको मैं इस प्रकार से दिखा रहा हूँ, दिखाने का तरीका ही नहीं। आगे चलो बताओ कि क्या यहाँ पर क्या हम यदि बात करें ना, किसकी बात कर रहे हैं? स्पर्म की बात कर रहे हैं। तो सर बताओ स्पर्म के अंदर क्या साइटोप्लाज्म रहता है? तो साइटोप्लाज्म जो रहेगा, साइटोप्लाज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं बेटा, साइटोप्लाज्म की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी सेल में किस तरह की साइटोप्लाज्म हो सकता है, बट होना चाहिए, नहीं तो सेल सर्वाइव नहीं कर सकती। तो बेटा देखो यहाँ पर ऐसे ना छोटा छोटा लाइन के रूप में क्या रहेगा? साइटोप्लाज्मिक लेयर बनेगी स्पर्म के अंदर। ठीक है, तो मैं इस स्ट्रक्चर को आगे यदि कंटिन्यू करना चाहूंगा, देन वी हैव टू कवर, हम क्या करेंगे? हम लोग आपकी सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसको कवर अप करेंगे। अच्छा, ये जो प्रोटीन्स थे ना, इन प्रोटीन्स में आराम से देखना, इन प्रोटीन्स में 2 प्रोटीन आगे कैरी करते हैं मेरे प्रकार से, 2 प्रोटीन आगे कैरी करते हैं। ठीक है, अब बात सुनते जाते सर, नीचे टेल आ गया, हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा तो हम लोग इसको ज़्यादा मतलब बनाना नहीं चाहेंगे। तो देखो आपकी यहाँ से क्या होगी स्ट्रक्चर? टेल स्टार्ट हो जाएगी सर, टेल स्टार्ट होगी तो टेल के 2 पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट होगा इसको अपन बोल देंगे प्रोक्सिमल, और नीचे वाली आपकी डिस्टल टेल। ठीक है, ये दोनों क्या है? टेल है। अब देखो टेल होंगे तो आप समझ सकते हो सर, टेल के चारों तरफ कौन होगा? टेल के चारों तरफ होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक सेंट्रियोल होता है। सोचो आप क्या बोल रहे हो, 3 सेंट्रियोल। हाँ बेटा, इस सेंट्रियोल का नाम होता है रिंग सेंट्रियोल। इस सेंट्रियोल का नाम होता है रिंग सेंट्रियोल। आज तक इसका काम आइडेंटिफाइड नहीं है। तो ये हमारी स्पर्म का स्ट्रक्चर था, जो आपको थोड़ा समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा।
तो आप इस वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। यदि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स देखने हो देन यू कैन विजिट द विजन साइंस अकेडमी अलवर सेंटर, जो आपके वैशाली नगर में सूर्यनगर के अपोजिट में है। आप आइए, क्लास लीजिए, आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स, टीचर्स और एक सिस्टम देखने को मिलेगा जिसमें हम एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रखते हैं, स्पेशली फॉर द दोज स्टूडेंट दैट आर टोटली इंटरेस्टेड इन स्टडी। थैंक यू।